बस तो यह है कि बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि इस संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों पर क्या टिप्पणी किया जाए। सच माने में तो जो टिप्पणी की जानी चाहिए उसको सोच करके हम लोग शर्मिंदा महसूस करते हैं कि इनके लिए क्या टिप्पणी किया जाए। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक शब्द है थेथर। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक शब्द है थेथर। तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं से उसी श्रृंखला में आते हैं। आप तो केवल दो शब्दों की बात कहते हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि इन्हीं के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे हमारे उत्तर प्रदेश में, कल्याण सिंह। उन्होंने तो संविधान की शपथ लेकर के एक ढांचे के वो सुरक्षा का वादा किए थे और अपने सामने बैठ करके उन्होंने सारी ताकत लगा करके एक कार्यकर्ता की तरीके से उस ढांचे को गिरवाने का काम किया और बाद में अपने आप को शहीद घोषित कर दिया कि हम तो इस्तीफा दे रहे हैं, शहीद घोषित कर दिया। तो उसी श्रृंखला, उसी प्रकार इनके यहाँ ऐसे तमाम थेथर लोग पड़े हुए हैं कि उनके लिए उनके शब्दों का कोई माने नहीं है, उनके लिए संविधान का कोई माने नहीं है, उनके लिए किसी संवैधानिक संस्था का माने नहीं है, उनके लिए जनभावना का माने नहीं है। बस उनको जो काम सौंप दिया गया वो काम सौंप दिया गया। वो अपने संगठन के या अपने उस जगह के प्रति इतने समर्पित रहते हैं कि जहां से उनको लाभ मिल सकता है, जो उनको काम दिया जाता है, उसको वो अपना बखूबी निभाते हैं। और उसी में हमारे धनखड़ जी भी हैं और ये उपराष्ट्रपति तो उनको उसी का पुरस्कार मिला है। खास करके उसके पहले की तो चाय पानी की तो बात छोड़ दीजिए, बंगाल में इसीलिए लोगों को भेजा जाता है, जितने भी लोग वहां जाते हैं उनको इसीलिए भेजा जाता है कि वो लिटमस टेस्ट वहां उनका होता है कि ये हमारे कसौटी पर ये कितना खरा उतर सकते हैं। तो धनखड़ जी वहां खरे उतरे बंगाल में। वो जब तक थे तब तक वहां पर बिल्कुल नाक में दम किए रहे। सरकार एक मिनट भी चलने के लिए जिस तरीके से दिल्ली के उपराज्यपाल का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, इनको भी ये कोई इनको पुरस्कार मिलेगा। तो बंगाल में इन्होंने जो अराजकता पैदा की संवैधानिक संस्था के प्रति, अपने पद के प्रति, उसी का उन्हें यहाँ पुरस्कार मिला है और उसी के चलते यहाँ आए हैं। और ये लोग तो बार बार माफी वीर हैं, इनके लिए ये कोई बड़ी इनके लिए तो ये उनकी उपलब्धि है कि वो बार बार माफी मांगते। जब भी मौका पड़ेगा तब तो अपना गिर के माफी मांगेंगे, माफी नहीं मांगेंगे वर्चुअली जरूरत पड़ेगी तो ये थूक के चाटेंगे, भी जूते में पानी पिएंगे, सब करेंगे, लेकिन अपने हरकत से बाज नहीं आएंगे। और ये शायद ये जानते हैं कि वहां ऐसे ही लोगों की वहां पूछ होती है, ऐसे ही लोगों का वहां सम्मान किया जाता है। और खास करके ऐसे लोग नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने कार्यकर्ताओं को अपने यहाँ इतने गिरे स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को वो गिरने नहीं देता है। वो ऐसे लोगों का उपयोग करता है जिसको कि बाद में कहा जा सके कि इसका तो संघ से कोई मतलब ही नहीं था, ये तो अराजक आदमी है और जरूरत पड़ने पर इनको तड़ से शहीद कर दिया जाएगा, इनकी हत्या कर दी जाएगी, इनका माफी मांगने रहेंगे, सब करेंगे। तो ये धनखड़ के लिए कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये होना चाहिए संसद में। आज की तारीख में अभी जो ये रिपोर्ट आ रही है बाहर की, ये कहाँ के संसद में बात रखा गया है कि हमारे संसद की घोर अपमान वहां किया गया है कि हमारे संसद में तमाम अपराधी लोग हैं, तमाम बलात्कारी लोग वहां अपना चुन के जाते हैं। और अब तो धीरे धीरे दुनिया के पैमाने पर यह भी होने लगा है कि भारत का प्रधानमंत्री क्या है, भारत के प्रधानमंत्री की साख क्या है, भारत का प्रधानमंत्री किसके लिए काम करता है, कि क्या भारत का प्रधानमंत्री भारत के ये जनता के लिए काम करता है। तो उसी श्रृंखला, उसी कड़ी में धनखड़ जी भी हैं। और धनखड़ जी को तो लगता है कि समय समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द को लेकर के ये पूरी भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है, पूरा आरएसएस आक्रामक है। तो हम इसमें जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लेंगे, जितनी बढ़ चढ़ के अपनी हम सहभागिता व्यक्त करेंगे, उतना हमको पुरस्कार मिलेगा। और अब वो उपराष्ट्रपति तो हो ही गए हैं, अब उनके सामने एक ही पद बचा है, राष्ट्रपति। और उनको ऐसा लगता है कि इस तरीके की हरकत करके हम राष्ट्रपति पद के सबसे बड़े, सबसे प्रबल दावेदार बन सकते हैं। तो इसके पहले कि उनका ये मनसा परवान चढ़े, हम तो कहेंगे कि वो जो समय वो प्रस्ताव वापस ले लिया गया था उसको विधिवत पूरा किया जाना चाहिए और इनके खिलाफ प्रस्ताव लाना चाहिए। और जैसे भी हो, हम कहते हैं जैसे भी हो, ऐसे आदमी को ऐसे संवैधानिक पद पर बने रहने का कतई अधिकार नहीं है। उसको जैसे भी हो वैसे उसको वहां से हटाने की वो कोशिश करना चाहिए और उसको हटा देना चाहिए।
जी। इसके लिए प्रस्ताव लाया जाना चाहिए इनको हटाने के लिए, क्योंकि जो जो व्यक्ति संविधान को ही नहीं मान रहा है, संविधान में जो ये दो शब्द जो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की बात की जा रही है कि जिनका प्रस्तावना में उल्लेख किया गया, जब प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया था उसके पहले भी अगर आप देखिए तो हमारे संविधान की मूल आत्मा क्या कह रही है, हमारे संविधान का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कह रहा है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो इसको मतलब पूरा कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिनका संविधान संसद जो है जिनका जो है संशोधन संसद नहीं कर सकती है, जिन प्रावधानों के हमारे मूल ढांचे का हिस्सा है, और मूल ढांचे पर ही अगर कोई व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है अगर उसको नहीं मान रहा है तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से जो है तय प्रक्रिया के अनुसार राज्यसभा में जो है प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। और इसके साथ ही एक जनमत के स्तर पर भी सवाल उनका नहीं है, व्यक्ति का नहीं है, सवाल जो हम देख रहे हैं कि जो हमारे संविधान का, क्योंकि यहाँ देश के अंदर संविधान के अनुसार ही जितने भी कानून बने हैं, जो भी संशोधन हो रहा है उसके अंतर्गत ही होने चाहिए, जिसके सुप्रीम कोर्ट जो है व्याख्या करने का जिसको सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी मुहर लगाती है। तो ऐसी स्थिति में हमको एक जनमत भी बनाना चाहिए कि किस तरीके की भाषा, क्योंकि ये लोग तो राजनीति में पहुंचने के लिए उसको इन शब्दों का और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल एक सीढ़ी की तरीके से कर रहे हैं, चाहे विभिन्न पदों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक निशिकांत दुबे जैसे व्यक्ति ने कितनी बड़ी टिप्पणियां की और सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई हमको तो नहीं लगता है, ठीक है वो तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी बात है कि उनको नहीं लग रहा है, लेकिन इससे पूरे देश में क्या माहौल बना कि कोई भी आदमी बोल के कुछ भी चला जाए और कोई कुछ सुनवाई नहीं होने वाली है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली अगर वो सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है। तो ये एक बड़ी मतलब ऐसी स्थिति है कि मैं समझती हूँ कि सदन के अंदर और सदन के बाहर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना क्या करती हैं, लेकिन एक हम लोग जो एक सामाजिक सरोकारों के तहत है जहां भी स्तर पे हो सकता है उस पे भी हमको आगे बढ़ना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। मैं लखेरा जी आपके पास आता हूँ। केशवानंद भारती फैसला जो हुआ था 24 अप्रैल 1973 को जो फैसला हुआ, उसमें साफ साफ तौर पे कहा गया कि जो है अधिकार तो संसद के पास है संविधान के अंदर कोई भी परिवर्तन करने का, संशोधन करने का, लेकिन उसके पास में मूल ढांचे को बदलने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए जो है हमारे जो उपराष्ट्रपति जो टिप्पणी कर रहे हैं वो टिप्पणी एक मूल ढांचे के खिलाफ वो कर रहे हैं। तो इसलिए जो बात अभी हो रही थी कि विश्वास प्रस्ताव या फिर उनके पास इम्पीचमेंट की कार्रवाई या कुछ और ऐसे लोगों का एक किस्म का बहिष्कार पॉलिटिकल लेवल पे करे कि भाई इनके किसी कार्यक्रम के अंदर नहीं रहेगा। आपको मालूम है कि पार्लियामेंट के अंदर तो ये हुआ था एक समय में कि जॉर्ज फर्नांडिस जब भी आते थे मंत्री के तौर पर, तब पार्लियामेंट चलती नहीं थी, लोग उनका बहिष्कार करते थे। तो ये क्या राज्यसभा में इनका बहिष्कार नहीं हो सकता है क्या? जी। सम्मेलन जी, अभी ये बिहार वाले मामले में उलझी पड़ी है और संसद का जो सत्र है वो सेकेंड वीक में शुरू ही हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, पूरा जो मिजाज मुझे लग रहा है कि जरूर इनके खिलाफ एक्शन के लिए विपक्ष को कमर कसनी चाहिए, और न केवल कमर कसनी चाहिए बल्कि उस जो योजना बनाए हुए धनखड़ के खिलाफ उसको मुकाम तक, अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है कि एक ही जो हजबोले ने जो बयान दिया, फिर बाकी लोगों ने उसको इंडोर्स किया, फिर बहती गंगा में जगदीप धनखड़ ने भी हाथ धो लिया। ये बेसिकली ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये कोई अनायास बयान नहीं आए हैं, ये कोई एकदम, ये लोग बच्चे नहीं है, छोटे बच्चे नहीं है कि इन्होंने के मुंह से छोड़ गया। ये बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत, और ऊपर से अप्रूवल है इस पे, ऊपर से जो टॉप लोग जो देश को चला रहे हैं उनके अप्रूवल से ये सब हो रहा है कि इस तरह के बयान दो। क्योंकि ऐसे मौके पर जबकि इस सरकार और इस सरकार की पूरी जो तंत्र है उन्होंने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मनाई, तो वो तो बहुत अच्छा है, आप वर्षगांठ बनाए आप, लेकिन आप सबसे बड़ा चीज होगी कि जो लोकतंत्र का हत्यारा जो लोग हैं, हत्या कर रहे हैं लोकतंत्र की पिछले 11 साल से, संविधान की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आपने अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है,
मीडिया को तहस नहस कर दिया है। अब सवाल ये है कि जो अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करना चाहते हैं जो ताकतें या जो सरकार या जो व्यवस्था, वही आजादी वो इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ मना रही है। ये तो ऐसे लग रहा है कि 9 चूहे खा करके बिल्ली हंस को गई। अरे वो तो 50 साल पहले एक लोकतांत्रिक काम हुआ देश में। कौन किसने सपोर्ट किया? सबने विरोध किया। लेकिन 50 साल बाद आप जो कर रहे हैं, आप तो जो हत्या हुई है उस हत्या के ऊपर भी आप तांडव कर रहे हैं। तो आप तो उसी तरह की तमाम 100 गुना ज्यादा, 10-10 गुना ज्यादा, 50 गुना ज्यादा हर क्षेत्र में जुडिशरी को आप तहस नहस कर दिया आपने। जुडिशरी को आप डरा धमका रहे हैं। आप मीडिया को आपने लगभग लगभग खत्म कर दिया है। अगर सोशल मीडिया नहीं हो तो हम लोग बातें नहीं कर सकते, कहीं को छपेगा नहीं आपकी बातें। तीसरी बात यह है कि जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो पुलिस तंत्र है, इसको तो आपने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना दिया। तो सवाल ये है कि देश और संविधान की जो हत्या हो रही है और रोज हत्या हो रही है, कोई एक इमरजेंसी में तो 21 महीने इमरजेंसी रही, यहाँ तो 11 साल से हत्या हो रही है संविधान की, लोकतंत्र की, सब जगह। तो आंदोलन नहीं होने दे रहे, किसानों को कुचला जा रहा है। जो अभी मेधा पाटेकर और एक और जो फिल्म स्टार है उनको बुलाया गया पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में, उनका बायकॉट कर दिया। भाई आप अभिव्यक्ति, अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो आप उसको सुनना भी नहीं चाहते, और आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी में अभिव्यक्ति की आजादी को छीन लिया गया था। अरे आप तो साथ साथ छीन रहे हैं। 50 साल बाद वो उससे गलत काम आप लोग कर रहे हैं। तो तमाम तरह की चीजें हैं। मैं ये मानता हूँ कि इसमें बहुत कुछ किया जाना बाकी है। राजनीतिक पार्टियों को संसद का सत्र शुरू होने वाला है, इसमें वो जरूर महाभियोग की तैयारी करें और इस बार ऐसी तैयारी करें कि पीछे हटना न पड़े। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। बहुत शुक्रिया आपका। आपने जिस स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग की बात की, वहां पर प्रकाश राज जो पहुंचे थे, फिल्म एक्टर हैं, मेधा पाटकर पहुंची थी, हमारे संगठन से भी, किसान संघर्ष समिति से भी, जो सिंगरौली के सवाल को लेके, छिंदवाड़ा और सतना के जो लैंड एक्विजिशन के सवाल को लेके पहुंचे थे। और वो जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसका जो पर्पस था वो ये था कि जो कानून पार्लियामेंट ने पास किया था 2013 का, वो उसे इफेक्टिवली वो चल रहा है या नहीं चल रहा, उसका क्रियान्वयन ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन ये लोग जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो मतलब ऐसे लोग हैं, विकास विरोधी लोग हैं और इनको तो बुला ही नहीं सकते। और उसके बाद भाजपा के लोग जो है बहिर्गमन कर गए। मतलब पार्लियामेंट्री, जो हम लोग कहते हैं कि हर लोकतांत्रिक संस्था को डिमोलिश करना, खत्म करना, वही भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य बन रहा है। और उसी को फैसिलिटेट करने का काम हमारे जो है जगदीप धनखड़ साहब कर रहे हैं। तो मैं, जागृति जी हमारे साथ में जुड़ी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो है बनारस के अंदर ही जो है मोदी जी को चुनौती देती रहती हैं, सिविल सोसाइटी का आप प्रमुख चेहरा हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज तो अपने लेवल के ऊपर बयान देके बात खत्म हो गई। सिविल सोसाइटी जो है वो भी तमाम सारे मुद्दों के अंदर वो उलझी हुई है। लेकिन ये जो पूरी डिबेट है समाजवाद और इस धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने की, इसके एक तरीके से पूरे देश का जो फैब्रिक है उसी को बदलने की ये पूरी पूरी साजिश है। सभी पैनलिस्टों की बात आपने सुनी है। अंतिम वक्तव्य आप की तरफ से। जी धन्यवाद सुनीलम जी। ये बिल्कुल बहुत सीरियस मामला है। जब भारत के जो अवधारणा है अपने आप में, जो भारत की संकल्पना है, आइडिया ऑफ इंडिया है, उस पे चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये उस आदमी के द्वारा की जा रही है जो उसी संविधान के रखवाले की जगह पे बैठा हुआ है। संसद के अंदर सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की होती है तो वो उपराष्ट्रपति की होती है। ऐसे तमाम संकटों के समय पे जब कहीं कानून और कहीं संविधान के ऊपर खतरा आते हुए दिखता है, और जिस आदमी को आपने रखवाला और चौकीदार बना के बैठाया वही चोरी करने पे आमादा हो, तो ये बहुत ही दुखद है अपने आप में। लेकिन ये पूरा का पूरा जो कहते हैं ना, एक पाथवे है जिसपे चल रही है ये सत्ता। और वैचारिक तौर पर उनको कभी भी समाजवाद से ही दिक्कत है या धर्मनिरपेक्षता से दिक्कत है, ये बात छुपी नहीं है। लेकिन हिम्मत की बात करनी है कि जब आप एक सिस्टम में आते हैं और आपको देश चलाना है तो कम से कम आप कुछ मर्यादा रखते हैं। लेकिन आप देखिए कि इस पूरे दौर में ये हुआ है कि जो व्यक्ति जिस पद पे बैठाया गया है उसकी काबिलियत ही यही देखी गई है कि वो उस पद की गरिमा और उसकी जो मर्यादा है उसको तोड़ देगा। और देश में कानून का राज या संविधान का राज जैसी चीज जो है लोगों के दिमाग से हट जाए, निकल जाए,
इसका पूरा प्रयास हर जगह पे किया जा रहा है। तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है और उसी तरह से जवाब भी उसका देना बनता है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ पूर्व वक्ता की बात से कि महाभियोग लगाना चाहिए, बिल्कुल उनके खिलाफ प्रस्ताव लेना चाहिए और बिल्कुल उनका बहिष्कार करना चाहिए। वो जब भी बोलने के लिए या वो लोकसभा राज्यसभा में बैठे सभापति के पोस्ट पे विपक्ष को वॉकआउट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ताकि उनको मैसेज जाए कि वो जो मन आए वो नहीं बोल सकते हैं। और इस तरह की चर्चा और परिचर्चा चलाने के लिए भी वो पद पे रहते हुए नहीं कर सकते। आप इस्तीफा दे दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, फिर आप बहस चलाइए ना, जनता के बीच में जाके बहस चलाइए कि भाई आपको धर्मनिरपेक्षता से दिक्कत है कि आपको, आप कैसे फैसला करेंगे? हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने अपने ऊपर लागू किया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यू आर नॉट द मतलब सपोज टू बी बिहेव लाइक दिस। आपको हक ही नहीं है इस बात का। आप क्या, कोई भी इस देश में जो भी संविधान की शपथ लेकर के बैठा है अपने पदों पर, उसको एक बाकायदे लिस्ट दी जाती है कि आपको इस मर्यादा के अंदर और इस तरह से काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप बैठ गए तो आप स्वयंभू हो गए और आपका जो मन करेगा वो करेंगे। आपकी विचारधारा होगी तो भी, लेकिन आपके पास आपको एक नियमावली दी जाती है, एक बाकायदे सिस्टम है जिसके तहत काम करना है। अब डीएम किसी संस्था में जिले में आके कहे कि हम तो जो मन आएगा करेंगे, हम तो राजा हो गए इस जिले के, ऐसा होता है क्या? तो जब नौकरशाही ये नहीं कर सकती है, कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप करवा रहे हैं, आप पुलिस से वो काम करवा रहे हैं जो पुलिस को नहीं करना चाहिए, आप जुडिशियरी से भी वो काम करवा रहे हैं जो उसको नहीं करना चाहिए। आप संसद में बैठे हुए लोगों से, प्रज्ञा ठाकुर जहां पार्लियामेंट में बैठ रही हो, जो कैंसर का झूठा आरोप मतलब वो लेकर के और छूट के जेल से निकली हो, इस तरह के लोग, क्रिमिनल बैकग्राउंड। हमारा चीफ मिनिस्टर साहब जब आए तो 20,000 मुकदमे खत्म किए ताकि उनके अपने मुकदमे खत्म हो जाए। तो ऐसे ही लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा हो जिस सिस्टम के द्वारा, तो हम लोगों को इसका ये तो बिल्कुल कड़ी तरह से समझने की जरूरत है। अब चुनाव आयोग जिस बहस में उलझाया है पूरे देश को, चुनाव सबके लिए होता है इसलिए कि सरकार को चुने, इसलिए थोड़ी होता है कि नागरिकता प्रूव करे। अब वो हो गया, नागरिकता प्रूव करने का सिस्टम बन गया, तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? नागरिकता का ही नुकसान कर रहा है। चुनाव आयोग चुनाव के सिस्टम का ही नुकसान कर रहा है, लोकतंत्र का। हर संस्था को संस्था के खिलाफ काम करने के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है और इसमें धनखड़ साहब एक प्रतीक बन सकते हैं इस पूरी लड़ाई के लिए, और उनको बनाया जाना चाहिए। मुझे लगता है बिल्कुल उनसे इस्तीफा मांगा जाना चाहिए और उसको, सही बात है कि टच करके हटिए मत, उसके पीछे लगिए, तो फिर उसको पूरा अंजाम तक पहुंचाइए। और उसके लिए मुझे लगता है कि विपक्ष के तमाम जो और नेता, मतलब दूसरी पार्टियां जो उनके सपोर्ट में भी अभी सरकार टिकाने में, वहां भी बहुत सारे लोग होंगे जो गलत मानते होंगे, उनसे बात करके बहुमत लाना चाहिए। पहले राज्यसभा में और लोकसभा में अपनी इस मुद्दे को लेकर के सहमति बनाएं और लोगों के साथ बात करके 1 to 1 बात करके इसके लिए कोशिश करें कि इनको हराया जा सके। ऐसी रणनीति बना के मुझे लगता है काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जागृति जी। असल में ये गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं, हेडलाइंस मैनेजमेंट करते रहते हैं, उसके लिए नए नए इस तरीके की शगुफेबाजी करते रहते हैं। अपोजिशन के साथ में, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में ये दिक्कत है कि वो एक एक चीज के ऊपर बयान तो दे सकते हैं, ट्वीट तो कर सकते हैं, लेकिन कैसे एक एक चीज का फॉलो अप करके उसको, जैसे कहते हैं, मंजिल तक पहुंचाने का काम करें, ये एक प्रैक्टिकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि हम लोग रोज देखते हैं, अब ये बिहार वाला आ गया नोटिफिकेशन, अब इसको लेके कुछ करें, या मतलब रोज ये कुछ ना कुछ ऐसा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं कि देश उसमें उलझा रहे और जो मूलभूत सवाल हैं वो जनता के दिमाग में ना आए। बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, किसानों के एमएसपी की कानूनी गारंटी का सवाल है, कर्जा मुक्ति का सवाल है, लैंड एक्विजिशन का सवाल है। ये सब सवाल दरकिनार रहे और ऐसे ही शगुफेबाजी के अंदर जो है इनकी जुमलेबाजी चलती रहे, लोग उसके अंदर उलझे रहे। ये भी एक टैक्टिस है रूलिंग पार्टी की, रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट की। लेकिन बहुजन संवाद के अंदर हम इस चर्चा